नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे जो हमारे पास सितंबर 2024 का जो पेपर था, 30 सितंबर 2024 का एडवांस अकाउंटेंसी के पेपर बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हेन द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कौन सी चीज़ नहीं होती? इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिखाना पड़ता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो कि लायबिलिटी साइड्स होता है, इंटर कंपनी जो असेट्स और लायबिलिटीज माइनस होता है। लेकिन इफ सिर्फ एडिंग अप ऑफ द इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन ये कभी नहीं होता। सो आप फर्स्ट आंसर इज ए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे आपको बता रखा है कि ऑन 1/4 मशीनरी का वैल्यू है आपके पास 8 लाख रुपए और जो क्लोजिंग वैल्यू आपके पास है 7,20,000। आपको बोला गया है कि इसका अगर रिवैल्यूएशन होता है 9 लाख रुपए और डेट ऑफ एक्विजिशन 1,10,000 है, तो डेप्रीशिएशन में कितना चेंजेस आएगा, या ओवर चार्जिंग होगा या अंडर चार्जिंग होगा और कितना होगा। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसके लिए हमें। तो कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या था। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास जो था वो था 8 लाख रुपए। ओके, जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, वो ओपनिंग बैलेंस के बारे में बात करें तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास जो 8 लाख रुपए था। ओके, अब जो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास दे रखा है, वो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 7,20,000 है। ओके, इसका मतलब हमारे पास 80,000 डेप्रिशिएशन हो गया पूरे साल का, जो कि 10% होगा। अभी हमें चार्ज करना है सिर्फ पोस्ट पीरियड का। ओके, तो पोस्ट पीरियड के लिए देखा जाए तो 80,000 जो ओरिजिनल वैल्यू थी 8 लाख रुपए के हिसाब से, अगर 10% के हिसाब से अगर हम पोस्ट पीरियड का कैलकुलेशन करें तो पोस्ट पीरियड के लिए हमारे पास डेट ऑफ एक्विजिशन 110 है, यानी कि प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में 6 मंथ्स आ जाएगा, यानी कि हमें 6 महीने का डेप्रिशिएशन चार्ज करना है। तो ये करीबन हो जाएगा 80,000 का आधा, यानी कि 40,000 रुपये। जबकि रिवैल्यूएशन करेंगे तो 9 लाख रुपए वैल्यू हो जाएगी। तो 9 लाख का अगर 10% के हिसाब से करते हैं 6 महीने का, तो वो करीबन हो जाएगा 45,000 रुपये डेप्रिशिएशन, यानी कि हमें 5,000 रुपये ज़्यादा डेप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा। सो कह सकते हैं कि हमें ओवर चार्ज करना है डेप्रिशिएशन। ओके, जो भी, और 5,000 रुपये से। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपका ऐसा रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द केस ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कटौती जो होता है उसके कौन सा पार्ट नहीं है। ओके, सब डिवीज़न के अंदर क्या होता है, ये सब डिवीज़न इसके अंदर नहीं आता है। इसमें आप सरप्लस कैपिटल जो होता है वो आप रिफंड कर सकते हो, यानी आपकी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। ओके, अनकॉल्ड कैपिटल कैंसिल कर सकते हो, या लॉस कैपिटल आप राइट ऑफ कर सकते हो। सब डिवीज़न के अंदर नंबर ऑफ शेयर का रिडक्शन नहीं होता। तो आंसर इज सी, इसमें क्या कहेंगे, सब डिवीज़न। नंबर 4 में लिखा है कि आपको परचेज कंसिडरेशन कितना कैसा है, किस तरह से आप ढूंढना है। हमें बताया गया कि भाई 38,000 इक्विटी शेयर है फुल्ली पेड, जो कि 10 रुपये का था। ओके, यानी कि 3,80,000 रुपये का ये हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ हमने ये भी बताया गया कि इश्यूड द फुल्ली पेड 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। ओके, 9% प्रेफरेंस शेयर भी है, और उसकी जो वैल्यूएशन हमारे पास दे रखी थी वो किस तरह से है कि मेंशन किया गया है वैल्यू कि 9% के हिसाब से हमें बताया गया कि 4,20,000 जो था वो 4,20,000 का आपको है, लेकिन वो 10% प्रीमियम से देना है। यानी 4,20,000 अगर 100 का एक है, यानी कि 4,200 आपके डिबेंचर हो जाएंगे, सॉरी 4,200 प्रेफरेंस शेयर हो जाएंगे। और इसको हम 110 के हिसाब से 10% प्रीमियम के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास अमाउंट हो जाएगी 4,62,000, यानी 4,62,000 प्लस 380। इसका अगर हम टोटल करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 8,42,000। तो ये आपका हो गया परचेज कंसिडरेशन 8,42,000। डिबेंचर, अरे सॉरी, यहाँ पे डिबेंचर के बदले में डिबेंचर दिए जाते हैं, इसलिए वो परचेज कंसिडरेशन में काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट, वाइल प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, अगर आप बनाते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी चीज़ से एक होता है। उसके अंदर बताया गया वो भी एक्सटर्नल कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए। अगर एक्सटर्नल कंटीजेंट लायबिलिटी है तो वो फुटनोट की तरह ही आपको दिखाना पड़ेगा। आप उसको लायबिलिटी नहीं दिखा सकते क्योंकि अभी वो आपकी लायबिलिटी है नहीं, और लायबिलिटी है तो असेट्स तो पॉसिबल ही नहीं है। और डिसअपियर यदि नहीं दिखाना वो भी गलत चीज़ है। एज पर कंपनी रूल आपको फुटनोट की तरह दिखाना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ऑन 1 जुलाई आपके पास 12 एच लिमिटेड ने 12,000 शेयर एक्वायर की दिए एच लिमिटेड के 15,000 शेयर में से। अच्छा, तो साथ में आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जनरल रिजर्व का और क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है और P&L अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग भी है। हमें क्या चुनना है यहाँ पे, तो अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो चलो हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं किस तरह से होगी। सो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रेवेन्यू फाइंड करना पड़ेगा। ओके, ओपनिंग बैलेंस ढूंढ लेते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस P&L की बात करें, बैलेंस अगर P&L की बात करें तो क्या है P&L का, जो कि हमें क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया है कि ओपनिंग बैलेंस P&L का है 2 लाख रुपए। ओके, जो कि कैपिटल में जाता है, रेवेन्यू में नहीं जाता है। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ करंट ईयर चाहिए। अभी क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में 2,50,000 मेंशन किया है, इसका मतलब करंट ईयर का आपका कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 50,000 हो गया। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिवैल्यूएशन डेट भी देखनी पड़ेगी, सॉरी एक्विजिशन डेट भी है। अभी एक्विजिशन है हमारे पास 17, यानी 14 से लेके 17 तक हमारा प्री एक्विजिशन पीरियड हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 3 मंथ्स, 4, 5, 6, और बाकी का क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा, दैट इज़ कि 9 मंथ्स। यानी हम कह सकते हैं कि 1:3 हमारा रेशियो हो जाएगा। तो ये 50,000 को हमें 1:3 में डिवाइड करना पड़ेगा। 50,000 को अगर हम 1:3 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12,500 जो कैपिटल में जाएगा, और बाकी का 37,500 पोस्ट पीरियड में जाएगा, दैट इज़ रेवेन्यू में चला जाएगा। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस जनरल रिजर्व की बात करें तो जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, जो कि अंदर मेंशन किया है 2,40,000 रुपये। वो पूरे का पूरा कैपिटल में जाता है, रेवेन्यू में कुछ नहीं जाता। और करंट ईयर का जनरल रिजर्व की बात करें तो वो क्लोजिंग आपका 3 लाख रुपये, यानी कि 60,000 रुपये आपका पूरे साल का है। तो 60,000 को हम इसको वापस 1:3 में डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 15,000 और 45,000। अब ये वर्किंग जो नीचे हमें मेंशन किया है वो उसको निकाल देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे टॉपिक के। अब अगर इसका हम टोटल करते हैं, ओके, और इसका भी टोटल कर लेते हैं, तो दोनों का टोटल कितना आता है। कैपिटल पोर्शन का टोटल आता है 4,67,500, और पोस्ट का बात करें तो वो हो जाएगा 82,500। अब इसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट पोर्शन, इसका भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पोर्शन हमें दोनों का चाहिए। सिर्फ माइनॉरिटी चाहिए तो हम सिर्फ माइनॉरिटी निकालेंगे। 20% माइनॉरिटी करता है। कैसे कि 15,000 शेयर सब्सिडरी कंपनी के थे, उसमें से होल्डिंग कंपनी ने 12,000 शेयर ले लिए, इसका मतलब 80% शेयर ले लिए, बाकी के 3,000 शेयर ही माइनॉरिटी के पास है, यानी कि 20% है। तो हम इसका दोनों का 20% निकाल लेंगे। तो 4,67,500 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 93,500, और अगर 82,500 का निकालेंगे तो 16,500। सो कुल माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की शॉर्ट में हम लिख देता हूँ MI, और इसके अंदर आएंगे, पहले तो हमारे 3,000 शेयर थे हमारे पास माइनॉरिटी के, उसकी कीमत थी 100 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपये, प्लस कैपिटल प्रॉफिट जो कि हमारा था 93,500, और इसके अंदर हम रेवेन्यू प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट जो कि हमारा 16,500। सो कुल मिला के अगर इसका हम टोटल करेंगे तो 4,10,000 हो जाएगा, जो कि हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा। ओके, क्वेश्चन में देख लेते हैं। 4,10,000 आंसर है, यस 4,10,000 आपका फर्स्ट आंसर था। अच्छा, द कंपनी वॉज इन टू विच द वेंडर कंपनीज टू बी मर्ज इज कॉल्ड। जो वेंडर कंपनीज को मर्ज होती है इसे क्या कहते हैं, इसे ट्रांसफरी कंपनी कहते हैं, जो वेंडर कंपनी के साथ मर्ज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से हमें दे रखा है। यहाँ पे बताया गया है कि आपको एक्स लिमिटेड है और वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, एक्स लिमिटेड की आपको इंट्रिंसिक वैल्यू है 9.6, वाई लिमिटेड की 12 रुपये दे रखी है, एक्स लिमिटेड के 4,000 शेयर्स है और वाई लिमिटेड के 2,500 शेयर्स है।
तो हमें सिर्फ परचेज कंसिडरेशन फाइंड करना है। ओके, तो एक्स लिमिटेड एब्जॉर्ब बाय वाई लिमिटेड। ओके, हम क्या करेंगे, एक्स लिमिटेड एब्जॉर्ब हुआ है वाई लिमिटेड से, तो हम एक्स लिमिटेड के शेयर्स दे देंगे। कितने शेयर्स है उसके पास, 4000 शेयर है, और 4000 शेयर को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 9.6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38,400, जो कि हमारा आंसर डी है। ओके, ये 4000 शेयर को 9.6 से हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे और हम कह सकते हैं इसको कि हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास है नंबर 9। नंबर 9 में लिखा है होल्डिंग कंपनी इज़ वन विच कंट्रोल्स वन और मोर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, होल्डिंग कंपनी के पास मेजोरिटी शेयर होता है तभी वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। ओके, उसका सब्सिडरी कंपनीज के ऊपर उसका क्या होगा, इंपॉर्टेंस होगा, यानी कंट्रोलिंग होगा, साथ साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी उसका कंट्रोलिंग होगा। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, नंबर 10 के बारे में लिखा हुआ है कि ऑन 110 होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, 30,000 के उसके पास बिल्स है। ओके, और सब्सिडरी कंपनी की बात करें तो सब्सिडरी कंपनी में उसे 5,000 होल्डिंग से एंडोर्स भी करवा रखे हैं और 10,000 के डिस्काउंट भी करवा रखे हैं, यानी 30,000 में से 15,000 निकल गया तो 15,000 आपका इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ये 15,000 आपको इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन के तहत माइनस करना है, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। अच्छा, आपके पास होल्डिंग कंपनी के और सब्सिडरी कंपनी के बिल्स रिसीवेबल 90,000 एंड 60,000 दे रखा है, जो कि कुल मिला के हो जाएगा 1,50,000। उसमें से आप 15,000 माइनस कर लोगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1,35,000, जो कि हमारा फर्स्ट आंसर है। नंबर 11, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट, यानी कब होता है ये। सो जब भी अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया जाता है वो अपनी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में से क्रिएट किया जाता है। सो आंसर इज सी कि स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी। नंबर 12, अंडर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 60% क्रेडिटर्स ऑफ द ए लिमिटेड वेंट वे ऑफ द 1/6 ऑफ देयर क्लेम। ओके, और बाकी के लोगों को इक्विटी शेयर दे दिए गए। टोटल क्रेडिटर्स हमारे पास 1,20,000 के थे, और तो हमें पूछा गया कि भाई कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा और बैलेंस कितना रहेगा। तो दोनों हम देख लेते हैं किस तरह से इसके अंदर है। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारे पास टोटल क्रेडिटर जो थे वो 1,20,000 के। अब उसके अंदर 1,20,000 के क्रेडिटर्स में से हमने क्या करना था, उसका 60% जो था क्रेडिटर्स, यानी कि 72,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स थे, उसने अपना 1/6 यानी कि 1/6 पोर्शन वेव ऑफ कर दिया है कि नहीं, 12,000 वेव ऑफ कर दिया, यानी ये अमाउंट जाएगी कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिडक्शन में, सॉरी। बाकी का 60,000 रुपये के बदले में उसको इक्विटी शेयर दे दिए गए, और ये जो बाकी का 40% पॉइंट है वो आपकी बैलेंस शीट में रहेगा, जो कि हो जाएगा आपका 48,000, ये बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं, 12,000 कैपिटल रिडक्शन है, 48,000 आपको देना है। तो सबसे पहले आपको कैपिटल रिडक्शन में बोला था, तो कैपिटल रिडक्शन में 12,000 और बैलेंस शीट में 48,000। सो आंसर इज बी। ओके, सेम चीज़ ए में दिए रखा है लेकिन उल्टा दे रखा है। चलो नंबर 13, इफ द सब्सिडरी कंपनी असेट्स वेर रीवैल्यूड अपॉन द, यहाँ पे लिखा है सब्सिडरी कंपनी का जो रिवैल्यूशन होगा कि किस तरह से होगा, रिवैल्यूड अपॉन एक्विजिशन, देन हाउ इट्स बी रिजल्ट इनटू प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी असेट्स का रिवैल्यूशन होता है तो उसमें से कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस क्रिएट होता है। सो आंसर इज सी, कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14, एस लिमिटेड पेड अप इक्विटी शेयर, आपके पास 50,000 रुपये के हैं। ओके, 10 रुपये का एक है। एच लिमिटेड के 75% एक्वायर किए हैं। अब माइनॉरिटी शेयर का कैपिटल प्रॉफिट दे रखा है और माइनॉरिटीज़ बैलेंस शीट में इतना है, तो हमें क्या चाहिए कि एच लिमिटेड का रेवेन्यू प्रॉफिट चाहिए। ओके, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, देखते हैं किस तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है। सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपको अदर शेयर्स चाहिए।
हमारे पास 50,000 शेयर थे, 75 उसने एक्वायर किए थे, बाकी का 25% शेयर, यानी कि हमारे पास 1,25,000 के शेयर तो हमारे पास होने चाहिए, यानी कि माइनॉरिटी के पास होने चाहिए। उसके अंदर कैपिटल प्रॉफिट ऐड होता है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि हमें 50,000 का कैपिटल प्रॉफिट मिल रहा है। रेवेन्यू प्रॉफिट जो था वो हमें नहीं पता कि रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है, लेकिन हाँ इतना बता रखा है कि टोटल 1,80,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। इसका मतलब जो डिफरेंस अमाउंट हो जाएगा 5,000 रुपये जो है वो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट हो जाएगा सब्सिडरी कंपनी का। तो हमें क्या करना है, जो बताया गया है कि वो जो 5,000 रुपये है वो कितने कितने हिसाब से 25% के हिसाब से है। हमें 75% के हिसाब से चाहिए, तो इसका 3 गुना अमाउंट हमें चाहिए, यानी कि 15,000 रुपये चाहिए। तो 15,000 आपका क्या हो जाएगा, होल्डिंग कंपनी का शेयर हो जाएगा, क्योंकि 25% आपका माइनॉरिटी का शेयर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका होल्डिंग का 75% शेयर आपको दिखा गया है। सो आंसर इज 15,000। ओके, सो 15,000 इज योर आंसर, आंसर इज बी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ अमालगमेशन ऑफ कंपनी, यहाँ पे लिखा है कि फंडामेंटल एक्सपेंस, सॉरी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी ऑफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो है, और जो कि अगर पे कौन कर रहा है, ट्रांसफरी कंपनी पे कर रही है, तो ट्रांसफर कंपनी के एंट्री में तो कोई एंट्री नहीं आएगी। ओके, दैट इज़ नो एंट्री। आगे बढ़ते हैं। नंबर 16, इन केस ऑफ अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज, ये परचेज के बारे में बात चल रहा है। दो तरह का होता है, एक मर्जर मैथड होता है, दूसरा परचेज मैथड होता है। यहाँ पे अब 5,58,000 के अंदर ए लिमिटेड खरीद रही है 6 लाख की असेट्स वाली कंपनी, और जो लिक्विडेशन एक्सपेंस है 36,000 रुपये है कि 50% दोनों बैर करेंगे। हमें पूछा गया है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड टू ए अकाउंट बाय। जब भी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस डेबिट किया जाता है तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस परचेज मेथड के अंदर कैपिटल रिजर्व में जाएगा। सो यहाँ पे आंसर आएगा बी, दैट इज कैपिटल रिजर्व बाय ए ऑफ 18,000, 36,000 का आधा यानी कि 18,000 रुपये। नेक्स्ट नंबर 17, सॉरी, when does अनरियलाइज प्रॉफिट अराइज, यानी जब भी कंपनी का अनरियलाइज प्रॉफिट होता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या होगा। सो सब्सिडरी कंपनी अपना प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट निकालेगी, इंटर कंपनी सेल से होगा, या गुड्स सोल्ड बिटवीन द कंपनीज रिमेन अनसोल्ड, यानी कि जो माल बेचा गया है एक कंपनी दूसरी कंपनी, उसमें जो अनसोल्ड पोर्शन है उसमें ही अनरियलाइज प्रॉफिट आता है और किसी में नहीं आता। ओके, सो रेवेन्यू प्रॉफिट में भी नहीं आता। सो आंसर इज सी, आपको एक कंपनी का परचेज और दूसरी कंपनी का सेल्स है, और उसके अंदर जो अनसोल्ड पोर्शन है उसका प्रॉफिट कहलाता है, दैट इज अनरियलाइज प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अगर क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में देखें तो क्या क्वेश्चन वैल्यू पे दे रखी है आपको, तो वैल्यूएशन आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि आपको बुक वैल्यू जो थी 1,14 को 6 लाख रुपए थी, 31 दिसंबर को उसकी वैल्यू है, 31 मार्च को सॉरी 5,10,000 रुपये, उसका रिवैल्यूएशन किया गया 5,50,000। डेट ऑफ एक्विजिशन 110 है, यानी कि 6 मंथ्स, और 6 मंथ्स यानी 1:1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, आप बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाओगे। अच्छा चलो देख लेते हैं, वर्किंग करना पड़ेगा इसके लिए, तो वर्किंग कर लेते हैं हम, क्या वर्किंग आएगा। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो 6 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था, उसका क्लोजिंग बैलेंस है 5,10,000 रुपये। इसका मतलब हो गया कि हमारा 90,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, यानी ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से कितना परसेंट हो जाएगा, तो बोले 15% हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन चाहिए। ओके, हम नई बैलेंस शीट में कितना दिखाना है, अच्छा चलो कर देते हैं। अब प्री पीरियड के बारे में बात करें तो प्री पीरियड के बारे में देखें, तो प्री पीरियड के बारे में देखें तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस तो 6 लाख रुपए था। ओके, पूरे साल का 90,000 डेप्रिसिएशन लगता है, 1:1 का रेशियो है, तो प्री पीरियड का आ जाएगा आधा, यानी कि 45,000 डेप्रिसिएशन, यानी प्री पीरियड का, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 5,55,000, जिसका हमने रिवैल्यूएशन कर दिया, वो हो गया हमारा 5,50,000। इसका मतलब हो गया कि हमें 5,000 रुपये का लॉस हो गया वैल्यूएशन करके। अच्छा, पोस्ट पीरियड की बात करें तो पोस्ट पीरियड में क्या होता है,
डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज, यानी कि जो 6 लाख रुपए के ऊपर 45,000 रुपये जो हमने प्री पीरियड में डेप्रिसिएशन लिया, ऐसे ही पोस्ट पीरियड में डेप्रिसिएशन बाकी का ले लिया, 90,000 का 2 पोर्शन कर लिया। अच्छा, रीवैल्यूएशन करेंगे तो रीवैल्यूएशन वैल्यू हमारे पास कितनी है, 550। अगर 5,50,000 का अगर हम 15% के हिसाब से 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 41,250। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एडिशनल 3750 हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। ओके, तो हमें अभी करना क्या है, इसको ऐड बैक करेंगे। तो नई बैलेंस शीट में वैल्यूएशन क्या होगा देख लेते हैं। तो क्लोजिंग वैल्यू आपके पास 5,10,000 थी, इसके अंदर आपका कैपिटल लॉस हो गया 5,000 रुपये, वो माइनस कर लेंगे, और ये रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया वो प्लस कर लेंगे 3750। तो आपके पास ये क्लोजिंग बैलेंस में अगर प्लस माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास अमाउंट मिल जाएगा 5,08,750, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में, हमारे ऑप्शन में आंसर है, ऑप्शन के अंदर आंसर है 5,08,750 और रेवेन्यू लॉस हो जाएगा 5,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले बताया गया था कि ट्रू फॉल्स के अंदर पहला क्वेश्चन क्या आएगा, देखते हैं। ट्रू फॉल्स के अंदर मेंशन क्या है कि ट्रांसफरी कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज अमलगमेटेड टू अनदर कंपनी। सही है, ये जो चीज़ है ट्रांसफरी कंपनी का मतलब क्या होगा कि जो अमलगमेटेड इनटू द अनदर कंपनी, ये गलत चीज़ है। ओके, ट्रांसफरी कंपनी का मतलब होता है वो, ये जो मीनिंग लिखा हुआ है वो ट्रांसफर कंपनी का है, ट्रांसफरी का नहीं होता। सेकेंड थिंग, AS14 के हिसाब से परचेज कंसिडरेशन जो आपको दिया है इन अ फॉर्म ऑफ कैश एंड अदर एसेट्स बाय ट्रांसफरी कंपनी। ओके, ये भी गलत है क्योंकि उसमें इक्विटी शेयर हो सकते हैं या कैश हो सकता है, लेकिन अगर लिखा हुआ है यहाँ पे पेमेंट मेथड की बात चल रही है तो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर आपको पेमेंट करना होता है। एंड नंबर 3, in case of the amalgamation in the nature of purchase, liquidation expenses of the transferee company borne by the transferee company is debited to goodwill or capital reserve। ये सही है। सो इसका मतलब फर्स्ट पहले दोनों स्टेटमेंट गलत है और तीसरा वाला सही है, तो आंसर इज ए। हाउ डज द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द अदर, किस तरह से होगा, अगर 50% ज़्यादा शेयर होगा तभी आप उसके पास होल्ड कर पाओगे, उसके वोटिंग राइट्स भी आपके पास होंगे। ओके, या फिर मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स हैं, परचेजिंग कंपनी की असेट्स तो नहीं होती इसमें। ओके, और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी नहीं होते, आपके पास वोटिंग राइट्स अगर उसके पास ज़्यादा है, ओके, तो होल्डिंग ये लेस देन 50% है पर मोर देन नहीं है, तो हमारा आंसर बी आएगा कि आपके पास 50% से ज़्यादा होगा तो वोटिंग राइट्स होने चाहिए। नंबर 21 क्या है, इन ब्लैंक मैथड द परचेज कंसिडरेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो इन विच द शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी टू बी एक्सचेंज। किससे होते हैं, सो इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड के अंदर ये होता है कि उसमें आपको क्या करना है कि शेयर के रेशियो निकालने पड़ते हैं। ओके, नेट पेमेंट मेथड के अंदर आपको किस तरह से पेमेंट किया जाता है वो होता है। नेट असेट्स मेथड के अंदर कुछ कौन कौन सी असेट्स ली जाती है, और लमसम के अंदर तो आपको फिक्स अमाउंट दी जाती है, उसमें कोई रेशियो की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 22, ऑन 31 मार्च 2024 आपकी बैलेंस शीट बता रही है कि आपके पास 6,000 डिबेंचर थे। ओके, तो ये 6,000 डिबेंचर थे, ओके, 100 रुपीज़ के। एज पर स्कीम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन आपने डिबेंचर होल्डर को क्या कर दिया, 12% डिबेंचर दे दिए एंड मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। आपको सेम इंटरेस्ट देना है, तो बदले में कितने डिबेंचर देंगे पूछा गया है। तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि क्या हो सकता है इसका, कि अगर आपको सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो एक्स लिमिटेड के जो 6 लाख के शेयर थे, अगर वो 6 लाख के ऊपर वो कितने परसेंट के शेयर थे, 10% के हिसाब से, तो 10% के हिसाब से उसका इंटरेस्ट हो जाएगा 60,000। हमें सेम इंटरेस्ट ही देना है, यानी 60,000 इंटरेस्ट ही देना है, लेकिन वो नए डिबेंचर जो है वो 12% से है। तो हमें क्या करना है, 60,000 डिवाइडेड बाय 12% करेंगे तो हमें अमाउंट वाई की मिल जाएगी कि 5 लाख शेयर होंगे, 5 लाख डिबेंचर होंगे, जिसका 12% करेंगे तो मिल जाएगा। तो आंसर इज़ 5 लाख। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं आंसर है 22 में 5 लाख।
नंबर 23 में मेंशन किया गया है कि द एरियस ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आपका पिछले साल का बाकी है एंड वॉज वे ऑफ द फुट नॉट बिलो द कंपनीज बैलेंस शीट इट्स सेक्रीफाइस आइदर ऑफ इट पार्टनर, यानी अगर ऐसा है एक तो फुट नोट में मेंशन किया है और वो वेव ऑफ कर रहे हो, इसका मतलब आपको कोई अकाउंटिंग एंट्री देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो फुट नोट नहीं होता तो एंट्री देनी पड़ती। तो आंसर इज ए, नो अकाउंटिंग एंट्री इज रिक्वायर्ड। नंबर 24, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एस लिमिटेड जो कंपनी है उसके 30,000 शेयर है, ओके, और 10 रुपये का एक है। ऑन 1/7 फुल्ली पेड ही एक्वायर्ड 24,000। 30,000 शेयर में से 24,000 शेयर क्या किया है उसने एक्वायर किया, यानी कि आप कह सकते हो कि कितना परसेंट एक्वायर किया होगा, लगभग 80%, ओके, 80% एक्वायर किया है। अच्छा, अब बता रखा है कि यहाँ पे इसके वैल्यू जो है एस लिमिटेड 12.5 रुपये के हिसाब से उसने लिया था, ओके। तो इन्वेस्टमेंट अब कितना हो जाएगा, ओके। पहली तो चीज़ हमें 80% आंसर मिल गया। अब बात करेंगे तो हमें 24,000 शेयर थे, तो 24,000 शेयर को हमें क्या करना पड़ेगा, 12.5 पर शेयर के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो हमारे पास अमाउंट बन जाएगा 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए हो जाएगा और 80% एक्वायर कर रहे हो आप, ओके। सो आंसर इज सी, 3 लाख और 80%। अच्छा, मैच द फॉलोइंग की लिखा है हमारे पास 25th क्वेश्चन। फटाफट थोड़े क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग में लिखा हुआ है कि भी सब डिवीज़न ऑफ द शेयर, सब डिवीज़न ऑफ शेयर जो होता है वो किससे होता है, वो होता है आपका अकाउंटिंग एज पर अमलगमेशन ऑफ परचेज, सॉरी नंबर ऑफ शेयर से इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर पड़ेगा। तो फर्स्ट का आंसर आएगा सेकेंड। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में आएगा। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर क्या होता है, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ शेयर रिडक्शन हो जाता है, जबकि रिडक्शन इन द कैपिटल वो आपको नीड फॉर ऑथराइजेशन ऑफ द स्पेशल रिजोल्यूशन। सो आंसर इज ए, यहाँ पे जो मेंशन किया वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर एग्री टू बी वेव ऑफ द एरियस ऑफ 5 years डिविडेंड आउट ऑफ द 2 years, यानी पिछले 5 साल में से 2 साल का वेव ऑफ करने के लिए रिया है, जो कि हमारी फुट नोट में मेंशन किया गया है। अब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हो 3 साल का है, हमें पे कैश में पे करना है। 70,000 के प्रेफरेंस शेयर हैं, 10 रुपये का एक है, 6% है। तो हमें क्या वो करना पड़ेगा कि 70,000 हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है, इसका 10 रुपये से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू इसका 6% करना पड़ेगा, और साथ में इसको 3 साल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अमाउंट हमारे पास कितना हो जाएगा, जो कि 1,26,000 रुपये हो जाएगा। सो कैपिटल रिडक्शन हमारा लॉस ही है क्योंकि हमें फुट नोट में मेंशन किया था। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1,22,000 टू कैश एंड बैंक अकाउंट। अच्छा, नेक्स्ट 27 के बारे में बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहले लिखा है ट्रांजेक्शन द ट्रांजेक्शन बीइंग प्लेस बिटवीन द होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी आर नोन एज इंटर कंपनी, सही बात है, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है द प्राइस पेड बाय द होल्डिंग कंपनी फॉर एक्वायरिंग इट सब्सिडरी कंपनी इन नोन एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये तो गलत है भाई, ये गलत है, ओके। इसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं कहते, उसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। थर्ड थिंग क्या लिखा हुआ है, एन एंटरप्राइज प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डेंस विद द AS 21, सही है, ये भी सही है। सो आंसर इज डी, ट्रू फॉल्स ट्रू। नेक्स्ट 28, एच लिमिटेड जो है एज अ गुड्स ऑफ ₹60,000 है, और सॉरी एच लिमिटेड के स्टॉक में, और यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी एच लिमिटेड ऑन विच 25% उसके अंदर प्रॉफिट लिया गया है, ओके। तो यहाँ बताया कि कंट्रोलिंग 60% उसने होल्डिंग कंपनी का शेयर है, तो हमें कितना अमाउंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये होल्डिंग टू सब्सिडरी या सब्सिडरी टू होल्डिंग है। तो पहली चीज़, ये सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को माल बेचा हुआ है, ओके। 60,000 रुपये का शेयर, 60,000 रुपये का गुड सोल्ड किया था, उसके अंदर प्रॉफिट कितना है। तो पहले कह कि इसके अंदर प्रॉफिट हमारा 25% मिला हुआ है, यानी इसको हम डिवाइड करेंगे 125 से और मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो हमारा प्रॉफिट का पोर्शन जो है वो मिल जाएगा करीबन 12,000 रुपये, ओके।
ये 12,000 जो रुपये हमारे पास है वो 12,000 जो है इसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना होता है। ओके, 12,000 के अंदर हमारा 60% हमारा होल्डिंग का पार्ट है। अगर सब्सिडरी टू होल्डिंग है तो हमें सिर्फ होल्डिंग का पार्ट चाहिए। ओके, तो ये इसका 60% एक्वायर किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 7,200। सो अल्टीमेटली 60,000 जो आपकी बैलेंस शीट में आपका स्टॉक होगा उसमें से आपको 7,200 इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन दिखाना होगा, जो कि माइनस करोगे तो आपके पास बैलेंस अमाउंट हो जाएगा 52,800। ओके, तो 52,800 आपका आंसर आएगा। सो आंसर इज 52,800, जो कि आंसर बी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रू और फॉल्स। गलत है या सही है? इन केस ऑफ सब डिविजन द पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीजिंग। गलत, ये चीज़ गलत है कि पेड अप शेयर कैपिटल सब डिविजन बढ़ते हैं, कम नहीं होते। सेकेंड थी शेयर कैपिटल कम होते हैं, बढ़ते नहीं। इन केस ऑफ कन्वर्जन्स ऑफ स्टॉक पेड अप कैपिटल इंक्रीज, ये भी गलत है। ओके, तो उसमें पेड अप कैपिटल बढ़ता नहीं है। थर्ड, इंक्रीज इन ऑथोराइज कैपिटल रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ कोर्ट, ये भी गलत है कि ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहे। ओके, सो आंसर इज ए, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A Limited acquired the B Limited based on the value both the companies find their number of equity shares, दोनों के दे रखे हैं, और आपको क्या करना है, दोनों का परचेज कंसिडरेशन फाइंड करना है। ओके, सो परचेज कंसिडरेशन हमें फाइंड करना है। इसके अंदर किस तरह से करेंगे, चलो दोनों का कीमत फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमारे पास पता है कि दोनों कंपनी की असेट्स और लायबिलिटी है। तो असेट्स 5,60,000 थी पहली कंपनी की, उसमें से 60,000 की लायबिलिटी थी, तो 60,000 की लायबिलिटी माइनस कर लेंगे तो ये अमाउंट आपके पास हो जाएगा 5 लाख रुपए। और इसके नंबर ऑफ शेयर्स जो कि हमारे पास ए लिमिटेड के बारे में बात करें हम, तो इसका डिवाइड कर लेंगे इसको हम, नंबर ऑफ शेयर्स है जो कि 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख शेयर्स हैं, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा 5 रुपीज़। बी कंपनी के बारे में बात करें तो उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स थी वो 4 लाख रुपए थी। ओके, और उसमें से हमें पता है कि उसकी लायबिलिटी जो थी वो 1 लाख रुपए थी, यानी कि वैल्यू इसकी हो जाएगी 3 लाख रुपए, इसकी नेट वैल्यू। और इसको हम डिवाइड कर लेंगे इसके नंबर ऑफ शेयर्स से, जो कि बी लिमिटेड में 2 लाख शेयर थे, तो हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा 1.5। ओके, सो ये दोनों हमारे पास वैल्यूज मिल गई। अभी हमें जो चाहिए कि हमें क्या चाहिए, ए लिमिटेड ने एक्वायर किया है बी लिमिटेड को, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सिंपल, जो कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास है बी लिमिटेड के 20,000 रुपीज़, 2 लाख रुपए के शेयर थे, यानी कि नंबर ऑफ शेयर 20,000 है। वो नंबर ऑफ 20,000 है उसको डिवाइड बाय 5 कर लेंगे और इसकी जो वैल्यू है 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो आंसर हमारे पास मिल जाएगा वो था मिलेगा 6,000, यानी कि नई कंपनी अपने 6,000 शेयर्स एक बदले में दी जाएगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का एग्जांपल इस तरह से किया जाता है। सो आंसर इज 6,000, जो कि बी में मेंशन किया है। सो ऐसे हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे।